Today, I am going to discuss CSIR NET Lab Science Evening Shift Unit 5. Hopefully, you have already covered the Unit 4. Now say the Unit 5, the Deb Bio. पहले तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज, जैसा कि एग्जाम में देखा जाए शिफ्ट 1 का पेपर देखें या शिफ्ट 2 का पेपर देखें तो आपको एक ही चीज नजर आएगी, पेपर जैसा आता था वैसा ही है, क्वेश्चन जैसे आते थे वैसे ही हैं, एक्सपेक्टेड लाइन पर हैं। एक क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लाइन पर है। सेम विद यूनिट 4 एज वेल। तो लेट्स बिगिन। यहां पर क्या लिखा है देखिए, मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल शीट। तो पहली चीज बात क्या आ रही है, मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल शीट। तो पहले तो पता होना चाहिए हम एपिथेलियल शीट की बात कर रहे हैं। स्प्रेडिंग एज ए यूनिट टू एनक्लोज डीपर लेयर। डीपर अगर मतलब इनसाइड लेयर, तो हमारे पास इससे क्या लैंग्वेज से ये चीज क्लियर नहीं हो जाती है। यहां पर जरा आप डायग्राम देख लें, 100 टाइम्स क्लास में दिखाता हूं एम्फीबियन डेवलपमेंट में। ये हमारे पास राइट नाउ ब्लास्टुलर कंडीशन है। ब्लास्टुलर कंडीशन में हमारे पास यहां पर ब्लास्टोडर्म है और दिस इज व्हाट द यॉर्क रीजन। और अब अगर हमारे पास गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगा तो गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, आपको हमने समझाया हुआ है कि गैस्ट्रुलेशन में हमारे पास मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं, और जब मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होंगे तो हमारे पास जो एक्सटर्नल मूवमेंट होगा वो एपिबोली होगा, जो इंटरनल मूवमेंट होगा वो एम्बोली होगा। और एम्बोली के फिर हमारे पास डिफरेंट द वे बाय विच द सेल एंटर इनटू द एम्ब्रियो गोइंग टू बी द इन्वेजिनेटेड, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन, डिलेमिनेशन, यही बताते हैं। तो इसका मतलब चाहे वो एम्बोली हो या इन्वेजिनेशन हो या इंग्रेशन हो या इन्वोल्यूशन हो या डिलेमिनेशन हो, ये सब इंटरनल मूवमेंट होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर अगर हमारे पास ये इंटरनल मूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है तो आप एम्बोली पर हो, और चूंकि एक अपर लेयर के नीचे लोअर लेयर आ रही है इसलिए इन्वोल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इन्वोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर आप आउटर ब्लू कलर को देखो तो ब्लू कलर की शीट अगर डीपर लेयर को कवर करने लगे, यानी वो इस तरह से देखिए, जैसे यहां पर ब्लू को देखो, इस लेयर को देखो, फिर आप देखो ये नीचे की तरफ आया है, मतलब यहां पर हमारे पास जो शीट है वो एक्सटर्नली मूव कर रही है, और जो हमारे पास इंटरनल लेयर होंगी उनको आउटसाइड कवर कर रही है। जैसे कि अगर आप देखिए तो हमारे पास अभी मूवमेंट यहां तक था, अब ब्लू लेयर यहां पर है। अब देखिए इस ब्लू लेयर ने, ब्लू सेल्स ने कंप्लीटली एम्ब्रियो को कवर कर लिया है फ्रॉम आउटसाइड। तो क्या हम ये नहीं कह सकते दिस ब्लू कलर सेल्स कंप्लीटली सराउंड द डीपर लेयर सेल्स, कंप्लीटली सराउंड द इंटरनल सेल्स। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो ब्लू कलर सेल्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू मूव इनसाइड, दे विल रिमेन आउटसाइड एंड मूव एक्सटर्नली एज ए यूनिट। तो सिंपली जब मूवमेंट एक्सटर्नल हो, एज ए यूनिट हो, तो इसे आप क्या बोलोगे, एपिबोली। ये सब इंटरनल मूवमेंट है, अभी आपको बताया। नाउ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इन मैमल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। स्टेम सेल की बात कर रहा है, आपको हमने बताया था कि जायगोट फॉर्म हो जाए, जायगोट के बाद आप किस पर आओगे, मरूला स्टेज पर आओगे, और मरूला के बाद जब आप ह्यूमन या मैमल्स की बात करोगे तो यहां पर ब्लास्टुला की बात करते हो, जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट का अगर आप डायग्राम देखोगे तो हमारे पास ये, अगर आप देखिए तो यहां हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट होती है। ट्रोफोब्लास्ट के बाद जो इंटरनल आपको सेल्स नजर आएंगी, हियर दीज सेल्स आर व्हाट, द इनर सेल मास। यहां पर हमारे पास इनर सेल मास नजर आएंगी, और यहीं पर हम बहुत सी चीजें आपसे डिस्कस भी करते हैं कि अगर इनर सेल मास की बात है तो ये टोटीपोटेंट होंगी या प्लूरीपोटेंट होंगी या यूनिपोटेंट होंगी या ओलिगोपोटेंट होंगी। क्या हम आपको ये नहीं बताते हैं कि यहां से एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो इन जनरल अगर आप समझें तो आईसीएम की सेल प्लूरीपोटेंट होती है। आईसीएम की सेल्स आपको ऑल द 3 जर्म लेयर, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, यही आपको लाकर देंगी। ये सब आपको बताते हैं। तो हमारे पास फिर इनर सेल मास में ऐसा क्या है कि आपको एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म सब मिल गई। ऐसा क्या है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, जिन्हें आप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी बोलते हैं। देखिए एक तरह समझिए, या तो हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की बात कर रहे हैं जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पर हमें मिलती हैं, या फिर हम एडल्ट स्टेम सेल की बात करते हैं, जैसे कि राइट नाउ हम सभी आफ्टर द वंस द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज ओवर एंड द बर्थ इज अकर्ड, पार्टिल्यूशन इज डन, तो अब हमारे पास ग्रो हो रहा है, तो हम एडल्ट स्टेज की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास अब एडल्ट स्टेम सेल्स हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं एडल्ट स्टेम सेल्स आपके पास कहां होंगी, स्किन में, बोन मैरो में। ऐसे ही अगर हम बोलें कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहां होंगी, आईसीएम में। आपका आंसर, क्योंकि जो ब्लास्टोसील है, ब्लास्टोसील ये है जिसे आप बोलते हैं, चूंकि आप
ह्यूमन के या मैमल के ब्लास्टुला को क्या बोलते हो? ब्लास्टोसिस्ट। तो इसे ब्लास्टोसिस्ट कैविटी भी बोलते हो या ब्लास्टोसील बोलते हो, और ब्लास्टोसील में तो कोई सेल होती नहीं क्योंकि ये कैविटी है। देन ट्रोफोएक्टोडर्म, वो यहां की बात कर रहा है, ये ट्रोफोएक्टोडर्म आपको प्लेसेंटा का पार्ट बना कर देगा, ये आपको कोरियन बनाकर देगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। पहले साइटोट्रोफोब्लास्ट, देन साइटोट्रोफोब्लास्ट, देन कोरियन, इस तरह से चलता है। तो ये जो हमारे पास ट्रोफोएक्टोडर्म है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है, लेकिन इसमें अगर देखें तो केवल दिस इज व्हाट द एम्ब्रियोनिक इन नेचर, राइट। नाउ रिटिनिक एसिड, ऐसा करिएगा, इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद जब सीएसआईए ने फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव पेपर देना शुरू किया था, ऑब्जेक्टिव पेपर से पहले सीएसआईए ने एक मॉडल टेस्ट पेपर भी दिया था जो हमारी साइट पर अभी अवेलेबल है। मॉडल टेस्ट पेपर, पहले हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर होता था, फिर ऑब्जेक्टिव आया। तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव, तो सीएसआईए ने आपको एक मॉडल पेपर दिया था कि पेपर किस तरह से आएंगे, यानी क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन किस तरह से बनकर आएंगे। तो उस मॉडल टेस्ट पेपर में आप देखिएगा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, वहां पर भी रेटिनिक एसिड का क्वेश्चन। और अगर आप रेटिनिक एसिड को देखोगे तो रेटिनिक एसिड ऑलवेज प्रमोट्स प्रॉक्सिमलाइजेशन, ये प्रॉक्सिमलाइजेशन को प्रमोट करता है, और इसीलिए रेटिनिक एसिड एक मॉर्फोजेन है। मॉर्फोजेन कौन है? जो अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, मॉर्फोजेन कौन होते हैं? मींस एज पर देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दे आर गोइंग टू चेंज द मॉर्फोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि मैं आपके सामने एक डायग्राम भी लाया हूं, ये हमारे पास ह्यूमरस है, राइट, ये हमारे पास रेडियो एंड अल्ना है, और फिर हमारे पास यहां ये फेलेंजेस हैं। तो एक्चुअली जहां पर ह्यूमरस है वो आपका स्टाइलोपॉड हुआ, ये स्टाइलोपॉड लिम्ब डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, ये स्टाइलोपॉड आप रीजनरेशन में पढ़ते हो। जहां पर रेडियो अल्ना है ये आपका जियोगोपॉड हुआ, और जहां पर फेलेंजेस आते हैं, डिजिट्स आती हैं, वो आपको ऑटोपॉड हुआ। तो अगर आप यहां पर इस कंडीशन पर, जब आपके पास स्टाइलोपॉड है, आपका जियोगोपॉड है, अब आप इस पोजीशन पर अगर आप देखें तो जब आप इस तरह से स्ट्रक्चर किसी भी लिम्ब को देखते हैं, फर्स्ट रीजन इज स्टाइलोपॉड, यहां पर मेन बॉडी एक्सिस है, राइट। तो फर्स्ट रीजन इज स्टाइलोपॉड, देन इज व्हाट जियोगोपॉड, देन इज व्हाट ऑटोपॉड, ये होती है प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस। ऑब्वियसली चूंकि मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, क्लास नहीं ले रहा हूं, तो एक लिमिटेशन है कि मैं इससे आगे आपको नहीं ले जा सकता। लेकिन अगर आपको अगर जो हमारे स्टूडेंट हैं डेफिनेटली इस बात को समझ पा रहे होंगे कि रीजनरेशन में हमने क्या कराया था। आपको यह बताया था द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी स्टाइलोपॉड व्हेनेवर द रीजनरेशन इज अकर्ड, से व्हेन द लिम्ब इज एम्प्यूटेड, एंड द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू बी रीजनरेट इज द स्टाइलोपॉड। तो स्टाइलोपॉड ही क्यों आया, प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर ही सबसे पहले क्यों आया? So answer is again it is retinoic acid. सेल्स को कैसे पता चलेगा कि अगर मान लीजिए हमने एक जैसे अगर एक सिंपल से अगर आपको एक मैं आपको सेलामेंडर बना के दिखाऊं, राइट, यहां पर जिस तरह से सेलामेंडर आपको बना के दिखाया और आपने यहां एम्प्यूट कर दिया, तो अब अगर सेल रीजनरेट हो रही हैं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमें पहले ह्यूमरस लाना है, रेडियोल्ना लाना है? उन्हें पोजिशनल इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? दिस इज व्हाट द रोल ऑफ रेटिनिक एसिड। और अगर रेटिनिक एसिड आप कम या ज्यादा करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको डुप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर नजर आते हैं। तो एक पॉइंट ये है कि रेटिनिक एसिड एक्चुअली प्रोवाइड अ पोजिशनल इंफॉर्मेशन। रेटिनिक एसिड ऑलवेज प्रमोट प्रॉक्सिमलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर, मींस प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर फर्स्ट। ये आपका प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर है, ये आपका डिस्टल स्ट्रक्चर है। तो अगर आप लिम्ब की बात कर रहे हैं तो स्टाइलोपॉड पहले आएगा, अगर आप फोरलिम्ब की बात कर रहे हो तो ह्यूमरस पहले आएगा। और इसीलिए अगर आप देखें तो आपसे क्या कहा गया है, रेटिनिक एसिड ट्रीटमेंट ऑफ पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टेमा सेल्स, रीजनरेशन में क्वेश्चन है, ऑफ इम्प्यूटेड लिम्ब हैज नो इफेक्ट, गलत है, पोजिशनल इंफॉर्मेशन तो देगा ही, और प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर को ज्यादा लाएगा, रीस्पेसिफाइड प्रॉक्सिमल पोजीशंस, डिस्टल को नहीं लाता। ठीक है, बेसिक है, रेटिनिक एसिड प्रॉक्सिमलाइजेशन को प्रमोट करता है। अगर रीजनरेशन कराना है तो ये पॉइंट सबसे पहले आता है। हम सेल को कैसे बताएंगे कि तुम्हें किसमें ग्रो करना है? हियर इंडक्शन पर क्वेश्चन है। अच्छा, इंडक्शन पर आने से पहले अगर आप इस तरह से देखें, मतलब आई डेवलपमेंट को हम पढ़ें, ठीक, या फिर मान लीजिए हम सी एलिगेंस से वल्वा फॉर्मेशन को पढ़ें,
राइट, या ये मान लीजिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है और आप किसी भी ऑर्गन के डेवलपमेंट को पढ़ रहे हो। टेक एन एग्जांपल, आई को डेवलपमेंट को पढ़ते हैं क्योंकि क्लास में हम कराते हैं, वल्वा फॉर्मेशन हम कराते हैं, तो एक एग्जांपल आई का लेके चलते हैं। यहां पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक वेसिकल। ऑप्टिक वेसिकल के जस्ट एबव अगर आप देखें तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिक वेसिकल के जस्ट एबव हमारे पास हेड एक्टोडर्म होगी। अब अगर आप देखें तो हेड एक्टोडर्म को लेंस फॉर्म करके देना है, हेड एक्टोडर्म को लेंस फॉर्म करके देना है, तो हेड एक्टोडर्म लेंस का फॉर्मेशन कैसे करेगी? नाउ हियर द रूल ऑफ इंडक्शन कम्स इन। इट इज द ऑप्टिक वेसिकल दैट रिलीज सर्टेन पैराक्लाइन मॉलिक्यूल। जैसे यहां पर देखिए तो हमारे पास BMP4 रिलीज किया जाएगा, और क्या रिलीज किया जाएगा? अगर आप यहां पर देखिए तो हमारे पास FGF8 रिलीज किया जाएगा। ओबीसी में ऑप्टिक वेसिकल की आपकी बात कर रहा हूं, आई डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, क्लास में हम डिटेल में कराते हैं। इट इज जस्ट फॉर द डिस्कशन पार्ट, मैं आपको जस्ट जनरलाइज आइडिया दे रहा हूं कि ऑप्टिक वेसिकल किस तरह से अपना एक सिग्नल दे रही है। यानी ऑप्टिक वेसिकल प्रोवाइड सिग्नल टू अपर लेइंग हेड एक्टोडर्म, दिस व्हाट योर हेड एक्टोडर्म हियर, अपर लेइंग हेड एक्टोडर्म टू चेंज देयर बिहेवियर। तो एक बात समझिए, BMP4 और FGF8 किसने रिलीज किया? ऑप्टिक वेसिकल ने। और ऑप्टिक वेसिकल से जब रिलीज हुए तो हेड एक्टोडर्म ने अपने बिहेवियर को चेंज किया, और वो चेंज किस तरह से किया? अगर आप देखिए तो हमारे पास हियर दिस इज व्हाट अगेन द ऑप्टिक वेसिकल इज, और यहां पर हेड एक्टोडर्म हियर इज गोइंग टू चेंज इन दिस मैनर। ये यहां पर लेंस प्लेको डेवलप करेगी, लोकलाइज थिकनिंग डेवलप करेगी। इसका मतलब द हेड एक्टोडर्म बिहेव as per the instruction provided by the optic vesicle। और यहीं पर एक कंसेप्ट आता है कॉम्पिटेंस का। इफ यू रिकॉल द क्लास, कॉम्पिटेंस में क्या बताया था? होल हेड एक्टोडर्म, क्लास को याद करिए, होल हेड एक्टोडर्म इज इनकेपेबल ऑफ, आई रिपीट, होल हेड एक्टोडर्म इज इनकेपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू सिग्नल प्रोवाइडेड बाय ऑप्टिक वेसिकल। यानी ऑप्टिक वेसिकल से जो BMP4 और FGF8 आ रहे हैं, और अगर हम हेड एक्टोडर्म को, पूरे हेड एक्टोडर्म को दें तो पूरी होल हेड एक्टोडर्म रेस्पॉन्ड नहीं करेगी। ओनली दैट पार्ट विल रेस्पॉन्ड, ओनली दैट पार्ट विल रेस्पॉन्ड दैट इज हैविंग द कॉम्पिटेंस, मींस जो PEC6 को एक्सप्रेस कर रही होगी। तो PEC6 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आई डेवलपमेंट, विदाउट PEC6 देयर विल बी नो आई। तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन का मतलब होता है स्टिमुलेट करना। इंडक्शन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास सेल ए है, जैसे कि हमने ऑप्टिक वेसिकल का एग्जांपल लिया, सेल बी है जैसे कि हमने हेड एक्टोडर्म का एग्जांपल लिया। अब अगर सेल ए सेल बी को सिग्नल दे, ओब्वियसली बोलेगी नहीं, हमारी तरफ वोकल कॉर्ड थोड़ी है, तो वो सिग्नल देगी, और जब वो सिग्नल देगी तो सिग्नल डेफिनेटली किसी बायोमोलिक्यूल के थ्रू ही दिए जाएंगे। और अगर ये बी सेल ए के सिग्नल के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगे तो हम बोलेंगे दिस इज द इंडक्शन। लेकिन बी ही क्यों बिहेव कर रही है? यहां पर मान लीजिए सी सेल है, वो बिहेव क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज बी इज हैविंग कॉम्पिटेंस फॉर इट। Only that cell will provide response to these inducing signal. Inducing signal means what? BMP4 FGF8. That cell is having competence. अगर इतना हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और ओबीसी ये तो आपको छोटा सा बताया है, क्लास में तो हम डिटेल में करते हैं, तो सिंपली आपसे पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, किसके लिए पूछा है? इंडक्शन के लिए पूछा है। तो क्या लिखा है? इंडक्टिव सिग्नल कैन बी प्रोटीन सिक्रेटेड फ्रॉम इंड्यूसिंग सेल दैट बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन रिस्पॉन्डिंग सेल। ऑब्वियसली सही है, और मैं आपको हमेशा बताता हूं जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ इस तरह के क्वेश्चन आया करे, इमीडिएटली जो सही है उसको लेकर आप ऑप्शन पे घूम लिया करो। ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, पी है ही नहीं, यानी ये सही होने वाला है, तो इसके अंदर अगर मैं क्यू ना भी पढ़ूं तब भी काम चल जाएगा। लेकिन चूंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम क्यू को भी ले लेते हैं। रेस्पॉन्स टू इंडक्टिव सेल डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटेंस ऑफ द इंड्यूसिंग सेल। रेस्पॉन्ड टू inducing signal depends on the competence of the inducing cell। अब आगे क्या लिख रहा है? Instructive induction occurs when the responding cell is already committed to certain fate। अब अगर मान लीजिए ऑलरेडी कमिटेड, इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन की बात कर रहा है। देखिए इंडक्शन दो तरीके से होते हैं, एक इंस्ट्रक्टिव, एक परमिसिव। तो जब आपको अभी बताया था कि ए बी में जा रही है, बी ऑलरेडी, बी को अभी नहीं पता है किसमें जाना है, बी को अभी नहीं पता है किसमें जाना है, इट इज द ए दैट विल गाइड हिम। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो बोलेंगे इंस्ट्रक्टिव। लेकिन अगर मान लीजिए ए है और यहां पर सेल बी है, बी ऑलरेडी एक फेज के लिए कमिटेड है, ए इज गोइंग टू प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट,
तो ए गाइड नहीं कर रही है, बी को पता है किसमें जाना है, दिस इज नॉट परमिसिव। जबकि अगर आप यहां पर देखें हियर, तो इंस्ट्रक्टिव क्या होनी चाहिए थे, व्हेन द सेल इज नॉट कमिटेड, यहां लिखा है ऑलरेडी कमिटेड, तो ये हो जाता है परमिसिव, राइट, इसीलिए यहां गलती हो रही है। ये पॉइंट परमिसिव का है, परमिसिव इंडक्शन हो रहा है रेदर देन इंस्ट्रक्टिव, तो आर गलत हो जाएगा। और अगर आर गलत हो गया तो डेफिनेटली आंसर हमारे पास ऐसा आने वाला है। कम टू द नेक्स्ट नाउ हियर, पहली चीज यहां पर यही मैंने आपसे क्वेश्चन बताया, अगर हम एक क्वेश्चन छोड़ दें, रेस्ट क्वेश्चन जितने भी हैं वो लाइन पर हैं। अगर आप देखें तो यहां पर बोला है नेल पटेला सिंड्रोम। पहली बात तो देख लीजिए नेल पटेला सिंड्रोम क्या होता है, दिस व्हाट योर नेल पटेला सिंड्रोम। हमारे पास यहां पर जो नेल्स हैं उनमें इस तरह से एक चेंजेस डेवलप होते हुए नजर आएंगे। कभी कभी तो नेल्स नजर तक नहीं आते, विजिबल ही नहीं होते, राइट, तो इसे बोलते हैं नील पटेला सिंड्रोम। अब अगर ये क्यों हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ जीन्स में इनकॉम्पिटेंसी डेवलप हुई होगी, जीन्स में हमारे पास चेंज डेवलप हुए होंगे। तो पहली चीज नेल, देखिए सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है, जरा एक चीज को समझिए। पहली बात तो अगर आपने ये जीन्स नहीं याद है, सोनिक हेडजॉग, यहां पर सोनिक हेडजॉग की बात कर रहा है, यहां पर WNT की बात कर रहा है, यहां हॉक्स की जीन की बात कर रहा है, TBX की बात कर रहा है। अगर जीन्स नहीं पढ़े हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ अगर जीन्स पढ़े हैं तो हाँ एक चीज हम देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में ही आंसर है, रिपीट, इस क्वेश्चन में ही आंसर है। कैसे? नील पटेला सिंड्रोम इन ह्यूमन and the syndrome in mouse exhibiting the foot pad on both dorsal and ventral surface। तो एक पता चल गया है कि हम यहां पर जो चेंजेस आएंगे वो डोर्सल वेंट्रल सरफेस पर आएंगे। यानी इसका मतलब आपके सामने मैं डायग्राम लाया हूं, आपको पता है कि जब भी कोई चीज समझाते हैं तो डायग्रामेटिकली समझाते हैं, दिस वाज डोर्सल, दिस वाज योर वेंट्रल। यानी अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो डोर्सल, और आप नीचे से देखेंगे तो वेंट्रल बोला जाएगा। तो इसका नील पटेला जो सिंड्रोम है, राइट, वो डोर्सो वेंट्रल स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम करता है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस को प्रॉब्लम करता है। और अगर आप ऊपर देखिए तो हमें ऑलरेडी बता दिया है कि डोर्सो वेंट्रल पर हम कहां जा रहे हैं। जैसे यहां पर दिखा है कि LMX1B एसोसिएटेड विद द डोर्सल, ओब्वियसली हमें डोर्सो वेंट्रल एक्सिस को चेक करना है। तो जो जीन्स डोर्सो और वेंट्रल एक्सिस को प्रॉब्लम करेंगे, यानी गाइड करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे, उनमें अगर कोई चेंज आता है तो डेफिनेटली हमारे पास किसी तरह का डिसऑर्डर डेवलप होगा। तो अगर आप यहां पर देखिए तो हमारे पास अगर डोर्सल मेसेंचाइम को LMX1B एक्सप्रेस हो रहा है, इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, तो डेफिनेटली ये अपना रोल प्ले करेगा, फर्स्ट डेफिनेटली आएगा। अब अगर आप सोनिक हेडजॉग को देखिए, SHH, S मतलब सोनिक हेडजॉग, तो ये पोस्टीरियर पे है, जब हमारे पास जो नील पटेला है वो डोर्सोवेंट्रल पर है। अगेन अगर WNT-CN को देखिए तो ये डोर्सल पर है, तो डेफिनेटली जो डोर्सल को अपना प्ले करेंगे उनका रोल आएगा। रेस्ट ये प्रॉक्सिमल डिस्टल पर है, अपना रोल है, लेकिन नील पटेला पर रोल प्ले करेगा नहीं करेगा, क्योंकि हमें डोर्सोवेंट्रल पर रहना है। सिमिलर विद द TBX जी तो नॉर्मली हमारे पास लिम्ब का ही डेवलपमेंट करता है। और बाकी अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो डायग्राम को इस तरह से देखिए। हियर पहली बात तो हमें डोर्सोवेंट्रल एक्सिस क्लियर हो जानी चाहिए, और जब डोर्सोवेंट्रल एक्सिस क्लियर हो जाएगी तो सबसे देखिए हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द जीन एनग्रेल्ड, ये आप ड्रोसोफिला में पढ़ते हैं। एनग्रेल्ड हियर इनहिबिट the WNT7A, but WNT7A activate the LMX1B। जब भी हम LMX1B की बात करते हैं तो L का मतलब आता है लिम से, LIM, लिम होमबॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1B। आई रिपीट, लिम होमबॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1B। तो WNT और लिम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रोल प्ले करने में। ओके, नाउ हियर ये क्वेश्चन तो मतलब आप चाहें भी ना तो गलत ना हो, ये क्वेश्चन ऐसा बना के दिया है। ये डायग्राम तो दिखाते ही हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट में, राइट, एवियर डेवलपमेंट दिखाते हैं। देखिए यहां पर ये एपीब्लास्ट है, दिस वन, ये आपकी एपीब्लास्ट है, ये आपकी हाइपोब्लास्ट है, और एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच का जो रीजन है बताते ही हैं आपको। एपीब्लास्ट जो हाइपोब्लास्ट के बीच के रीजन है वो आपकी ब्लास्टोसील है, सब जर्मिनल स्पेस, याद आ रहा है। ये जब टाइप्स ऑफ एग कराते हैं तो भी बताते हैं, जब आपको एवियन डेवलपमेंट पढ़ाते हैं तो भी बताते हैं कि एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट। ठीक, ये आप जो सेल्स अलग होते हुए देख रहे हैं, इंग्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास यहां पर फिर फाइनली अगर रेप्टाइल बर्ड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहां पर प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्म होगी। तो पहली बात तो ब्लास्टोसील का पॉइंट क्लियर हो गया, ब्लास्टोसील का पॉइंट क्लियर हो गया है। मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी मैच करने वाले आए तो जो मोस्ट श्योर पार्ट है सबसे पहले उस पर जाइए, मतलब जिसमें कोई गलती ना हो।
तो जब ब्लास्टोसील पता चल गई है कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में है, पी का 4 ढूंढ लो, तो हमारे पास यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, तो कम से कम इतना तो चल जाएगा, आंसर ए और बी में आ रहा है। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या करना है, क्यू पे आ जाओ, ब्लास्टोपोर लिप। अगर आप ब्लास्टोपोर लिप की बात करोगे तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूं, एम्फीबियन डेवलपमेंट को अगर आप याद करो, एम्फीबियन डेवलपमेंट में गैस्ट्रुलेशन हम इस तरह से शो करते हैं। तो यहां पर ये हमारे पास डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर बनता है, यहां पर डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर बनता है, नहीं बनता है? तो ये लिप, अपर लिप, लोअर लिप, यानी यहां से ये पॉइंट आपका ब्लास्टोपोर का है। यहां पर हमारे पास जैसे कि ये जो हमारे पास डेवलपमेंट होगा एम्फीबियन का, वो डेवलपमेंट इस तरह से नजर आता है, तो ये बोलते हैं लिप रीजन जिसे, और ये अगर ब्लास्टोपोर है तो दिस इज व्हाट योर ब्लास्टोपोर लिप, राइट। और अगर इसी को अगर आप एवियन डेवलपमेंट में देखें तो एवियन डेवलपमेंट में यहां पर देखिए, ये सेल का मूवमेंट देखिए, ये सेल यूं जा रही है, ये सेल यहां पर यूं आ रही है, तो यहां पर एक डिप्रेशन डेवलप हो रहा होगा। तो ये अपर रीजन हमारे पास क्या है, दिस व्हाट अ लिप रीजन। और अगर ये क्लियर हो गया है कि हमारे पास ये अपर रीजन हमारे पास लिप रीजन है, और इसी रीजन को आपने क्या बोला हुआ है, प्रिमिटिव स्ट्रीक, देखिए दिस इज द रीजन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो अगर इसे हमने बोला हुआ है तो डेफिनेटली जो लिप रीजन है वो हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाएगा, ये रहा। और यहां पर है नहीं, इसका मतलब आंसर आपका ये आ चुका है, ये आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब RST पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर तब भी आ रहा है। अगर आपने टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। नाउ डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, राइट। देखिए एक है ब्लास्टोपोर, एक है डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, यहां पर हियर। अब अगर आप देखिए इसमें प्रिमिटिव ग्रूव नजर नहीं आ रहा है, ये जो हमारे पास डिप्रेशन एरिया होता है, डिप्रेस एरिया आता है, ये हमारे पास प्रिमिटिव ग्रूव होता है, और हेंसेंस नोड एंटीरियर रीजन आता है डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। तो जो प्रिमिटिव ग्रूव है, जो प्रिमिटिव हमारे पास यहां पर प्रिमिटिव ग्रूव है, वो किसके इक्विवेलेंट हुआ, हमें इसे ढूंढना होगा। और हमारे पास अगर हेंसेंस नोड है, वो किसके इक्विवेलेंट हुआ, ये ढूंढना होगा। तो जो डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम फिर से देखिए, जो डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर होता है, डोर्सल मींस हियर, जैसे अगर अगेन अगर आप देखिए तो यहां पर डोर्सल मोस्ट रीजन पे जाएं, जहां पर सेल इंटीरियर मूव करती है, जहां पर सेल एक्यूमुलेट होती हुई नजर आती हैं, वो आपका हेंसेंस नोड बना देगा। तो डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर आपका कहां गया, हेंसेंस नोड पर आ गया। इसी तरह से आप मैच कर सकते हो, ओके। ये क्वेश्चन जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, मैंने आपसे बोला है, जब मैंने कराया था तो मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एज इट इज। मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था, यहां पर आपको बताया था कि अगर हमारे पास जो सेल्स हैं अभी स्पेसिफाइड नहीं हुई हैं, अगर आप एक्टिविन की बीड्स यहां पुट कर दो, ओब्वियसली मैंने बुक से उठाया हुआ है, सोर्स बुक ही है, दिस नॉट माय डायग्राम, ओके। तो अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास यहां पर एक सेल्स हैं जो अभी स्पेसिफाइड नहीं हुई है, एट द सेंटर आप एक्टिविन की बीड रख दो, तो क्या होगा, जहां पर एक्टिविन की बीड है वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो दिस इज द रीजन ऑफ द हाई कंसंट्रेशन। और अगर जहां पर हाई कंसंट्रेशन होगा वहां पर गूस-सॉकेट का एक्सप्रेशन होगा, और जहां पर हाई कंसंट्रेशन होगा, जहां पर गूस-सॉकेट का एक्सप्रेशन होगा, दैट आर गोइंग टू डेवलप इनटू डोर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर। नाउ अब आप जैसे ही आप इस रीजन से अब आप आगे बढ़ रहे हैं, दैट मींस अब आप इस रीजन में आ रहे हैं, जहां जैसे से आप बीड से दूर जाओगे कंसंट्रेशन डिक्लाइन करने लगेगा। जहां बीड हैं, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर बीड हैं हियर, तो यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि एक्टिविन की बीड है, जैसे जैसे दूर जाओगे कंसंट्रेशन डिक्लाइन करेगा। तो यहां पर हमारे पास जहां पर एक्टिविन का कंसंट्रेशन कम है, अगेन एक्टिविन क्या है, मॉर्फोजन हुआ, क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट यहां पर ये स्ट्रक्चर को वेरी करवाएगा। तो यहां पर जब हमारे पास थोड़ा सा यानी हाई से कम आ रहा है, तो अगर हमारे पास लो कंसंट्रेशन है तो एक्स ब्रा का फुल फॉर्म याद है, एक्स फॉर जीनोपस, ब्रा फॉर ब्रेचियूरी, एक्स ब्रा का एक्सप्रेशन आएगा। और जहां एक्स ब्रा का एक्सप्रेशन आता है, दैट इज व्हाट गोइंग टू डेवलप इनटू द मसल्स अगेन। और आप दूर जाओगे जहां पर एक्स ब्रा, या जहां पर हमारे पास एक्टिविन की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट नील हो जाएगी, तो जहां हमारे पास एक्टिवेशन की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट नील हो जाएगी, वहां पर कोई जीन एक्टिवेट नहीं होगा। व्हेन आई एम सेइंग कोई जीन एक्टिवेट नहीं होगा, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं नाइदर द गूस एक्वायर्ड नॉट द एक्स ब्रा। और जहां पर कोई जीन एक्टिवेट नहीं होता, उन पे डिफॉल्ट डेवलपमेंट आता है। और जब हम डिफॉल्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, हम हार्ट की बात करते हैं, ये आपको बताया हुआ है, डायग्राम क्लास में बनाया था ये।
और अगर अब ये नजर आ जाए तो बाकी ढूंढ लीजिए। हमसे क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, और करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो क्या लिखा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेट्स गूड्स टू एक्वाइड सही है, लोअर एक्टिवेशन एक्स बरा सही है। अभी आपको आप डायग्राम इजी दे सकते हो, हाई लिखा हुआ है, लो लिखा हुआ है, हाई है तो गूड्स एक्वाइड, लो है तो एक्स बरा, पी सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें यहां पर आंसर आएगा, ये तो ऑलरेडी गलत कर दोगे आप, पी नहीं है। अब हमें पता क्या है, पी ओनली लिखा है, आर भी लिखा है, तो यानी अगर हम क्यू ना भी पढ़े तब भी आंसर आएगा। राइट, आर में क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेंट एंड डू नॉट लीड टू द एक्सप्रेशन ऑफ टू जीन। टू जीन का मतलब अभी आपको बताया गूड्स एक्वायर्ड एंड एक्स बरा, स्पेसिफाइड द सेल टू बिकम ब्लड वेसल एंड हर्ट। क्या बताया था आपको, अगर जहां पर एक्टिवेट नहीं है, कोई जीन एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो ब्लड वेसल और हर्ट में जाता है, वही बोल रहा है, सही है। तो सर क्यू क्यों नहीं हुआ, क्यों इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर लोअर कंसंट्रेशन है तो लोअर कंसंट्रेशन में किसका एक्सप्रेशन आएगा, आपको बताया लोअर कंसंट्रेशन में एक्स बरा का एक्सप्रेशन आएगा, जीनो प्लस ब्रेचियूरी का एक्सप्रेशन आएगा, और अगर जीनो प्लस ब्रेचियूरी का एक्सप्रेशन आएगा तो हमारे पास मसल्स का एक्सप्रेशन आता है रेदर देन डोर्सल मोस्ट। यहां पर आपसे कहा क्या गया है, अगर लोअर का एक्सप्रेशन हो रहा है तो जीनो प्लस आता, तो लिखा है डोर्सल मोस्ट, यहां गलत हो गया है। डोर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर कब डेवलप होते हैं, जबकि गूस एक्वायर्ड आए, यानी हाई कंसंट्रेशन हो। यहां पर अगर आप क्यू में लोअर कंसंट्रेशन लेके जा रहे हो तो आप जीनो प्लस ब्रेचियूरी का एक्सप्रेशन करोगे, और जीनो प्लस ब्रेचियूरी का एक्सप्रेशन करोगे तो आपके पास यहां पर मसल्स डेवलप होनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नाउ हियर अगेन ये डायग्राम क्लास का है, सेम डायग्राम पर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। यहां पर आपको बताया है कि जो हमारे पास माइक्रोमियर हैं वो माइक्रोमियर स्केलेटन मीसेंचाइम बनाती हैं, तो क्यों बनाती हैं। सबसे पहले जरा प्रोसेस को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन समझने के लिए पहले प्रोसेस समझ लीजिए, और ओब्वियसली जो मेरे स्टूडेंट है उन्हें ये याद होगा क्योंकि क्लास में तो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सेम डायग्राम बनाते हैं, हमें पता है कि पीएमआर क्या होता है, हमें पता है एचएससी क्या होता है। रिमेंबर डबल नेगेटिव गेट, क्या वर्ड बोला, डबल नेगेटिव गेट, नोट्स में मिल जाए। तो आपको क्या बताया था, जैसे आप पीएमआर1 को देखें तो पीएमआर1 के एक्सप्रेशन के लिए हर सेल में पीएमआर1 होता है, जैसे यहां पर आपको दिखाया गया है हर सेल में पीएमआर1 होता है, लेकिन पीएमआर1 एक्टिवेट नहीं होता। पीएमआर1 उन्हीं सेल में एक्टिवेट होगा जहां पर आपको बीटा कैटेनिन मिलेगा, जहां पर आपको ओटीएक्स मिलेगा। सो बीटा कैटेनिन एंड ओटीएक्स प्रमोट द पीएमआर एक्सप्रेशन, बट पीएमआर इज व्हाट, वन इनहिबिटर ऑफ, रिप्रेसर ऑफ एचईएससी। पीएमआर1 इनहिबिटर ऑफ, अगर हम पीएमएआर1 की बात करेंगे तो हम बताएंगे ये इनहिबिटर है किसका, एचईएससी का। और अगर आप एचईएससी को देखेंगे तो ये इटसेल्फ इनहिबिटर है। देखिए ग्रीन कलर से, देखिए ग्रीन कलर से शो किया गया है, एचईएससी इज सेल्फ इनहिबिटर ऑफ द स्केलेटन फॉर्मिंग जीन्स। कौन कौन से, डेल्टा ईटीएस टीबीआर एएलएक्स, डेल्टा ईटीएस टीबीआर एएलएक्स, और क्वेश्चन में डेल्टा उठा के लिया हुआ है। तो देखिए एचईएससी की बात कर रहा है, पीएमआर1 की बात कर रहा है और डेल्टा की बात कर रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि देखिए अब क्या करें, टेबल में नंबर ऑफ जीन्स तो याद रखने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है, पहले ये पता हो जानी चाहिए। इसलिए पीएमआर को क्या बोलते हैं, पीएमआर को क्या बोलते हैं, डबल नेगेटिव गेट, यहां से वर्ड आता है, रिप्रेसर ऑफ रिप्रेसर। इतना समझ में आ गया। अब अगर यहां पर क्वेश्चन पर आ जाएं तो यहां तक वही चीज बोली है जो हमने आपको समझाई है। आगे यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, द इमेज बिलो रिप्रेजेंट, यानी इमेज ये रही, रिप्रेजेंट सी अर्चिन एम्ब्रियो, ये सी अर्चिन एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है, विद होल माउंट, होल का डब्ल्यू, एम का माउंट, होल माउंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। तो WMISH, WMISH, होल माउंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन was performed using delta probe indicating by the area A and the area B। तो यहां पर एक एरिया A है, एक एरिया B है, ठीक। द टेबल बिलो समराइज द एक्सपेरिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशन, हमें करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक। देखिए पहली बात तो इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया क्या है। तो आप टेक्निक्स तो पढ़ते ही हैं, नहीं तो जो हमारी बुक यहाँ से टेक्निक ही प्रोवाइड की जाती है आप उसको भी रेफर कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड बुक, राइट। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत सी चीजें एक ही जगह पुट करके दी गई हैं, तो आप पढ़ सकते हो। मैं अपनी यहाँ से जो पाथफाइंडर से जो हमारी टेक्निक बुक, इसलिए नहीं कि मैं पाथफाइंडर में हूँ इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ, एक बार आपसे आप रीड करोगे तो पता चलेगा वो क्या है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास डेल्टा प्रोब यूज की गई है। प्रोब का अगर इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन पर हो और डेल्टा प्रोब पर हो तो वो डेल्टा वहीं जाकर बाइंड करेगा, जो प्रोब है वो वहीं जाकर बाइंड करेगा जहां पर डेल्टा प्रेजेंट है। ये बेसिक्स होते हैं।
अगर मान लीजिए आपने इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन किया है विद HESC, तो मैंने आपको क्या बताया था, PMR1 व्हाट इनहिबिटर ऑफ HESC, और HESC इज व्हाट इनहिबिटर ऑफ डेल्टा, यही बताया था। और अगर यहां पर हमारे पास ए वाला रीजन डेल्टा का है, राइट, क्या लिखा है, डेल्टा प्रो परफॉर्म डेल्टा प्रो इंडिकेटर ए, यानी डेल्टा यहां पर है, तो डेल्टा अगर यहां पर है तो डेफिनेटली HESC यहां फंक्शन नहीं दे रहा। डेल्टा का अगर फंक्शन आ रहा है तो HESC फंक्शन नहीं कर रहा होगा, क्योंकि HESC इनहिबिटर है। लेकिन अगर आप बाहर आए, बी रीजन में आए, तो यहां पर डेल्टा नहीं है, इसका मतलब HESC यहां होगा। यस और नो? तो आप HESC प्रोब यूज करो, वो HESC से बाइंड करेगा, और HESC कहां पर है, बी पर, तो आपका HESC बी पर आ जाएगा। तो इसका अंदर क्या होगा, पी का 2 होना चाहिए। हमारे पास आंसर या तो ए आएगा या हमारे पास बी आएगा। अब इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन विद डेल्टा प्रो फॉलोइंग माइक्रो इंजेक्शन ऑफ PMR1। अब एक चीज बताओ, अगर आप डेल्टा प्रो लेके चल रहे हो लेकिन आपने PMR1 का इंजेक्शन कर दिया, PMR1 का इंजेक्शन करोगे तो क्या HESC आ पाएगा? आई रिपीट, अगर PMR1 दोगे तो क्या HESC आ पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ, जो रीजन यहां पर हमारे पास HESC का था, लेकिन अगर आप PMAR1 लाओगे तो ये HESC का रीजन अब नहीं रह जाएगा, ये डेल्टा यहां पर भी आएगा, क्योंकि PMR1 HESC को इनहिबिट करेगा, और HESC का रोल आएगा नहीं तो डेल्टा एक्सप्रेस होने लगेगा, और आप डेल्टा प्रोब लेके चल रहे हो, तो ए में तो आएगा ही, बी में भी आने लगेगा। तो क्यू का आंसर क्या आएगा? अगेन क्यू का आंसर आप 3 पे आ जाओगे, बोथ ए एंड बी, राइट। अगेन देखिए सेम है, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन यहां पर था, यहां पर भी है, डेल्टा प्रोब यहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी आपने, लेकिन यहां पर जो माइक्रो इंजेक्शन किया गया है वो एंटीसेंस RNA का किया गया है। अब एक चीज बताओ, या तो आप PMR1 यूज कर लो या आप एंटीसेंस RNA का यूज कर लो। एंटीसेंस RNA क्या करता है? एंटीसेंस RNA टू HESC, अगर एंटीसेंस RNA टू HESC है तो एंटीसेंस RNA HESC से बाइंड करेगा और इसके फंक्शन को रोक देगा, यानी दिस इज व्हाट द रोल ऑफ एंटीसेंस RNA, इनहिबिटर ऑफ द HESC। तो इसका मतलब ये है कि या तो आप PMR1 दो जो इनहिबिट करता है, या एंटीसेंस RNA दे दो, बात तो वही है, क्योंकि दोनों का फंक्शन, PMR1 नेचुरल इनहिबिटर है, PMR1 नेचुरल इनहिबिटर है, और एंटीसेंस RNA ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। यस और नो? तो अगर आप एंटीसेंस RNA दोगे तो वो भी HESC को इनहिबिट करेगा, रोल तो वही आएगा ना जो पहले आ रहा था, रोल थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो चाहे आप PMR1 दो या एंटीसेंस RNA टू HESC दो, आएगा वही, बोथ एंड बी सही है, यानी आपका 3 होगा। सो हमारे पास क्या आया, आपने देखा कि P का सेकंड आ रहा है, Q का थर्ड आ रहा है, R का थर्ड आ रहा है आंसर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, मैं आपसे बोल रहा हूं, इस बार बस इन्होंने होल माउंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन वर्ड बोला है। सेम क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन पहले आया हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने आपसे यूनिट 4 में भी यही चीज बोली थी, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं। आप 2011 से राइट अभी तक के जितने पेपर हुए हैं, मुझे पता है कोई पेपर बहुत ज्यादा है, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपसे बोल रहा हूं 5 to 10 क्वेश्चन डेली, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन करो, लेकिन ढंग से करो। मैं बोल रहा हूं 5 to 10 भी नहीं करने हैं, आप वर्क करते हैं या आपके पास अदर लाइबिलिटी हैं, तो केवल 5 क्वेश्चन करो, 5 में लेकिन ABCD जो ऑप्शंस दिए हैं सभी को रीड करो। हमें आंसर नहीं पता करना है, हमें सारे ऑप्शन पे जाना है, और कोई नया वर्ड मिलता है तो उसके बारे में पढ़ो, और चूंकि अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो हमसे पूछो, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के वही आ रहा है। So this is the end of discussion for unit 5. Okay, take care.